नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं KRL FM पर शू डॉग बुक के ऑडियो समरी। फिल नाइट कौन है? 24 फरवरी 1938 को जन्मे फिल नाइट एक अमेरिकी परोपकारी और व्यापारिक दिग्गज हैं। मूल रूप से ओरेगॉन के रहने वाले उन्होंने नाइकी इंक की स्थापना की और फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार लगभग 28.1 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के 15वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। फिल लाइका नामक एक कंपनी के भी मालिक हैं, जो फिल्म निर्माण में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिल को शिक्षा और अन्य दान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। इस पुस्तक में फिल और उसकी अद्भुत यात्रा के बारे में और पढ़े शू डॉग। अध्याय 1 1962। जैसा कि अध्याय के शीर्षक से पता चलता है, फिल वर्णन करता है कि कैसे उसने वर्ष 1962 में विश्व भ्रमण पर जाने की योजना बनाई। एकमात्र समस्या यह थी कि उसे कुछ धन की आवश्यकता थी। उसने सोचा कि उसके पिता सोचेंगे कि यह विचार बेतुका है, लेकिन उसके पिता उससे सहमत हुए, जिससे उसे आश्चर्य हुआ। अपने दोस्त कार्टर के साथ फिल ने हवाई की यात्रा की, लेकिन जैसे ही उन्होंने खूबसूरत समुद्र तटों को देखा, उनकी योजनाएं बदल गईं। इस प्रकार उन्होंने हवाई में नौकरी कर ली और वहीं रहने लगे। इस समय फिल ने कॉर्नफील्ड में एक अकाउंटेंट के रूप में काम करना शुरू किया। हालांकि फिल ने हवाई छोड़ दिया और दुनिया की यात्रा करने की अपनी योजना जारी रखी। अध्याय 2 1963। फिल अपनी विश्व यात्रा के बाद ओरेगॉन वापस लौट आया। अपनी एक यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ जापानी व्यापारियों से कुछ नमूने भेजने को कहा था। उसके पिता द्वारा उन्हें $50 भेजने के बाद फिल ने उनके लिए जूते भेजने का इंतजार किया। उन्होंने एक अकाउंटिंग फर्म में भी काम करना शुरू किया। फिल के लिए यह एक घटनापूर्ण वर्ष नहीं था और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, और वह यह भी सोच रहा था कि क्या उसकी यात्राओं के साथ उसके जीवन के सबसे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। लेखांकन ने वास्तव में उन्हें इतने सारे देशों में बिताए गए अद्भुत दिनों को भूलने में मदद नहीं की। अध्याय 3 1964। फिल ने अपने कोच बोवरमैन को नमूने दिखाने का फैसला किया, जिन्हें जूतों के बारे में बहुत जानकारी थी। वह अपनी प्रतिक्रिया को लेकर घबराया हुआ था, लेकिन जब बोवरमैन ने न केवल कहा कि जूते अच्छे थे, बल्कि उसे बहुत राहत मिली, बल्कि वह उसके साथ 50/50 की साझेदारी भी करना चाहता था। फिल सौदे के लिए सहमत हो गया, लेकिन बोवरमैन के वकील के लिए धन्यवाद, साझेदारी बदल दी गई और फिल कंपनी का केवल 49% हिस्सा लेने के लिए सहमत हुआ। फिल ने तुरंत जापानियों से पूछा कि क्या वह पश्चिमी अमेरिका में जूतों का विशेष वितरक बन सकता है। उन्होंने 300 जोड़ी जूतों का भी ऑर्डर दिया और इस तरह यह सब शुरू हुआ। अध्याय 4 1965। फिल का व्यवसाय ब्लू रिबन अच्छा चल निकला और उन्होंने जूते बेचना शुरू कर दिया। हालांकि वह विश्वकोश बेचने में बहुत खराब थे और अपनी पिछली नौकरियों में बमुश्किल धन बेच पाते थे, फिर भी उन्होंने जूते बेचने में उत्कृष्टता हासिल की। उसे एहसास हुआ कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वह दौड़ने में और अपने द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद में विश्वास करता था। बहुत जल्द वह अपने पहले वर्ष में $8,000 की बिक्री अर्जित करने में सक्षम हो गया और अगले वर्ष इसे दोगुना कर $16,000 कर दिया। हर बार जब उसने ऋण लिया तो वह उसे वापस चुकाने और जूतों की एक और खेप का ऑर्डर देने में कामयाब रहा। हालांकि चूंकि कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और भविष्य अंधकारमय लग रहा था, फिल ने फिर से एक फर्म में अकाउंटेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अध्याय 5 1966। इस अध्याय में
फिल वर्णन करता है कि कैसे उसके कर्मचारी जॉनसन ने अपने जानने वाले सभी लोगों के लिए ब्लू रिबन का प्रचार किया। जॉनसन ने फिल को लगातार लिखा और हालांकि उन्होंने उसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जॉनसन का उत्साह बढ़ता ही गया। उन्होंने ग्राहकों से फीडबैक लेना भी शुरू किया और उत्पाद को अधिक आकर्षक बनाने के लिए नए स्केच डिजाइन किए। व्यवसाय जारी रहा और उन्होंने सांता मोनिका में अपना पहला खुदरा स्टोर भी खोला। हालांकि फिल को उन्हें यह समझाने के लिए जापान वापस जाना पड़ा कि वह कार्यभार संभाल सकता है। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बेताब उसने उनसे झूठ बोला और कहा कि उसके न केवल पश्चिमी तट में बल्कि पूर्वी तट में भी कार्यालय हैं। अंत में उन्होंने फिल के साथ 3 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और वह घर वापस लौट आए। अध्याय 6 1967। जब जॉनसन को एहसास हुआ कि फिल ने क्या किया है तो अराजकता फैल गई। फिल को उम्मीद थी कि जॉनसन तुरंत पूर्वी तट में एक कार्यालय स्थापित करेगा। थोड़ी सी बातचीत के बाद उनका वेतन भी $50 बढ़ा दिया गया और वे पूर्वी तट पर चले गए। बोवेरमैन के आग्रह पर फिल ने व्यवसाय को चालू रखने के लिए 2 और कर्मचारियों को काम पर रखा। इस समय बोवेरमैन ने नए जूते बनाने के लिए जापानियों से भी बातचीत की, जो एक एथलीट के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। जूते का नाम एस्टेक था, लेकिन जब एडिडास ने उन पर मुकदमा करने की धमकी दी क्योंकि उनके पास एस्टिया गोल्ड नाम का जूता था, तो फिल और बोवेरमैन ने नाम बदलकर कॉर्टेज रख दिया। अध्याय 7 1968। फिल ने प्राइस वाटरहाउस में एक अकाउंटेंट के रूप में काम करना जारी रखा, लेकिन वह असंतुष्ट थे क्योंकि वह अपनी कंपनी में अधिक समय बिताने के लिए उत्सुक थे, एक चीज जो उनके लिए मायने रखती थी। हालांकि भले ही ब्लू रिबन अच्छी तरह से यात्रा कर रहा था, फिर भी यह उसके लिए वेतन को उचित नहीं ठहरा सका। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढने की उम्मीद में अपनी नौकरी छोड़ दी जिसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी वे अपने बिलों का भुगतान कर सकेंगे। यहीं पर उन्होंने पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू किया। अध्याय 8 1969। 1969 तक ब्लू रिबन ने गति पकड़ ली थी। वर्ष 1968 में $1,50,000 की बिक्री के साथ वे पहले से ही 1969 के लिए लगभग $3 लाख का अनुमान लगा रहे थे। यह इस बात का प्रमाण था कि व्यवसाय अपने सहसंस्थापक को भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा कमा रहा था, और इस प्रकार फिल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूर्णकालिक काम करना शुरू कर दिया। प्रति वर्ष $18,000 प्राप्त करना। फिल ने भी शादी कर ली और उसे अपना व्यवसाय और शादी एक ही समय में संभालना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि वह लिखते हैं कि हालांकि उनके जापान में अपने समकक्षों के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन उन्हें उनकी गतिविधियों पर संदेह था, जिससे उन्हें कम से कम कहने में परेशानी होती थी। जापान में आप कभी नहीं जान पाते कि कोई व्यक्ति आपका साथी है या आपका प्रतिस्पर्धी जो आपके खिलाफ काम कर रहा है। अध्याय 9 1970। फिल ओनित्सुका के अधिकारियों से मिलने के लिए एक बार फिर जापान गए। वह घबरा गया था, लेकिन जब यह घोषणा की गई कि उनके साथ उसका अनुबंध अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है, तो उसे गहरी राहत मिली। ओनित्सुका में बिक्री $22 मिलियन तक पहुंच गई थी, और यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में बिक्री के माध्यम से आया था। इसलिए फिल कम से कम 5 साल का एक्सटेंशन चाहते थे, लेकिन उन्हें इनकार कर दिया गया।
उनकी परेशान करने वाली भावना में यह तथ्य भी शामिल था कि जापानी हमेशा पहले अपने स्थानीय ग्राहकों का ख्याल रखते थे, जबकि उनके विदेशी समकक्षों को सूखने के लिए बाहर लटका दिया जाता था। यह अनुचित था, लेकिन फिल और उसकी कंपनी बस उनकी दया पर निर्भर थे। अध्याय 10 1971। इस अध्याय में फिल अपने जापानी समकक्ष श्री कितामी के साथ अपने अनुभवों, कुछ कष्टदायक और कुछ प्रफुल्लित करने वाले, का वर्णन करता है। अपनी एक बैठक के दौरान फिल कितामी से एक फोल्डर चुराने में कामयाब रहा और उसे एहसास हुआ कि वह अमेरिका में 18 अन्य एथलेटिक वितरकों के संपर्क में था, जिससे ब्लू रिबन का व्यवसाय खतरे में पड़ गया। कितामी ने यह भी सुझाव दिया कि ओनित्सुका ब्लू रिबन का अधिग्रहण कर ले, और यदि फिल इसका अनुपालन करने में विफल नहीं हुआ तो उसने चुपचाप धमकी दी कि वे समझौते को समाप्त कर देंगे। हालात तब और खराब हो गए जब बैंकों ने ब्लू रिबन को अधिक ऋण देने से इनकार कर दिया। मूल रूप से यह एक ऐसा बिंदु था जहां ऐसा लग रहा था कि उन्हें कंपनी बंद करनी पड़ेगी। कंपनी को बचाने के लिए फिल एक अन्य कंपनी के साथ समझौता करने में कामयाब रहे और ब्रांड का नाम नाइके रखा, जिसे विजय की देवी भी कहा जाता है। अध्याय 11 1972। फिल और उनके सहयोगियों ने शिकागो में अपने शो के लिए तैयारी की। सब कुछ इस पर निर्भर था कि वे कैसा प्रदर्शन करते हैं। वे नाइके के जूतों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब ऐसा हुआ तो उन्हें बहुत निराशा हुई। जूते निश्चित रूप से उनके द्वारा देखे गए नमूनों से अलग थे, लेकिन चूंकि समय नहीं था, इसलिए वे आगे बढ़े और सेल्समैन को आश्वस्त किया कि जूते अच्छे थे। आखिरकार वे बचे रहने में कामयाब रहे, लेकिन मुसीबत तब बढ़ गई जब ओनित्सुका को पता चला कि फिल ने उनसे झूठ बोला था और इस तरह उन्हें काट दिया। अध्याय 12 1973। इस समय तक ब्लू रिबन को एहसास हो गया था कि उन्हें नाइकी का विज्ञापन करने के लिए मशहूर हस्तियों पर पैसा खर्च करने की जरूरत है। उनके पास प्रतिस्पर्धा करने के लिए कई ब्रांड थे और न केवल कीमतें बहुत अधिक थीं, बल्कि उन्हें एथलीटों को यह विश्वास भी दिलाना था कि उनके जूते अच्छे थे। हालांकि टेनिस खिलाड़ियों सहित खिलाड़ी पहले से ही नाइकी पहन रहे थे और यह कंपनी के लिए सफलता का प्रतीक था। उन्होंने अपना समर्थन देने के लिए प्रीफोंटेन उर्फ प्री, एक राष्ट्रीय सुपरस्टार, को भी अनुबंधित किया। हालांकि इन सब के बावजूद $3.2 मिलियन की आश्चर्यजनक बिक्री के बावजूद ब्लू रिबन को पहली बार पैसे का नुकसान हुआ था। अध्याय 13 1974। यह अध्याय ब्लू रिबन पर ओनित्सुका द्वारा लगाए गए कानूनी मुकदमे का वर्णन करता है। जवाबी कार्रवाई के रूप में ब्लू रिबन ने भी अमेरिका में ओनित्सुका पर मुकदमा दायर किया था। फिल ने युद्ध विराम की पेशकश की और उनसे हर जाने के रूप में $8 लाख का भुगतान करने का अनुरोध किया, हालांकि इसे अस्वीकार कर दिया गया था। वकीलों द्वारा दोनों पक्षों से पूछताछ के साथ सुनवाई चलती रही। फिल ने गवाह स्टैंड पर अपना स्थान ले लिया, लेकिन यद्यपि वह तैयार था, फिर भी वह दबाव के कारण झुक गया। बोवेरमैन, वुडेल और जॉनसन से भी पूछताछ की गई, लेकिन इवानो, श्री कितामी के सहायक, की गवाही से सबसे ज्यादा मदद मिली। अंततः ब्लू रिबन ने केस जीत लिया, जिससे फिल और अन्य को काफी राहत मिली। अध्याय 14 1975। फिल बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं से कंपनी के वित्त का प्रबंधन किया। बैंक और निस्चो से $1 मिलियन की क्रेडिट लाइन के साथ किसी भी समस्या से बचने के लिए पहले निस्चो को भुगतान करना अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त फिल ने गति कम करने से इनकार कर दिया और जब वेतन का दिन होता था तो वह सचमुच अपना नकदी भंडार खाली कर देता था,
हालांकि यह लापरवाह सोच जैसा लग रहा था, उन्हें वास्तव में विश्वास था कि उनके उत्पादों की बहुत मांग थी। वर्ष 1975 प्री की मृत्यु के कारण मानसिक और आर्थिक रूप से बिग रिबन के लिए एक बड़ा झटका था। पूर्व वह आदमी जो 24 साल की उम्र में सारंगी के रूप में फिट था, एक दुर्घटना में मर गया था। अध्याय 15 1976। इस बिंदु पर फिल को आश्चर्य होने लगा कि क्या सार्वजनिक होने का कोई मतलब है। उन्हें शेयरधारकों को जवाब देने से नफरत थी और जब भी वह और उनके सहकर्मी सार्वजनिक होने के बारे में चर्चा करते थे तो दुविधा में फंस जाते थे। दूसरी ओर प्री की मृत्यु के कारण बोमरन बाहर हो गए। फिल ने तर्क दिया कि उसे रुकना होगा, लेकिन बोमरन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसलिए उन्होंने एक छोटा प्रतिशत बरकरार रखा और अपने शेयर फिल को रियायती दर पर बेच दिए। 1976 नाइके के लिए एक महान वर्ष था क्योंकि उन्होंने जितना संभव हो उतना विस्तार किया। उनके पास नाइकी जूते पहनने वाले 3 ओलंपियन भी थे और अफवाह यह थी कि वे एडिडास से भी बेहतर थे। अध्याय 16 1977। ब्लू रिबन ने 1977 में विकास के मामले में बहुत कुछ किया था। उनके पास मिस्टर रूडी भी थे, एक सनकी आदमी जो उन्हें दिखा रहा था कि जूता उद्योग में एयर सोल अगली बड़ी चीज कैसे हैं। यह उनके लिए एक रोमांचक समय था और उन्होंने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए बास्केटबॉल खिलाड़ियों को अनुबंधित करना भी शुरू कर दिया। इसमें हॉलीवुड से आने वाले समर्थन भी शामिल थे। नाइक्स को इनक्रेडिबल हल्क सहित कई फिल्मों में देखा गया और बिक्री और भी बड़ी हो गई। अध्याय 17 1978। हालांकि ब्लू रिबन फेड के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, जिसकी राशि $25 मिलियन थी, कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी। बिक्री कुल मिलाकर $140 मिलियन तक पहुंच गई और भविष्य उज्ज्वल लग रहा था। कंपनी ने उनकी बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अपना स्थान भी बदल दिया। हालांकि फिल को अब भी लगा कि कुछ कमी है। उदाहरण के लिए एडिडास सिर्फ एक जूता कंपनी नहीं थी। उन्हें अपने परिधान, गियर और कई अन्य खेल सामानों के कारण बढ़त हासिल थी, जबकि नाइकी के पास सिर्फ जूते थे। इसलिए यदि वे कभी भी सार्वजनिक रूप से जाना चाहें तो उन्होंने खेल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। अध्याय 18 1979। फिल राजकोष विभाग के एक नौकरशाह के साथ अपनी मुलाकात का वर्णन करता है। हालांकि फिल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। और इस तरह फिल के लिए एक लंबी यात्रा शुरू हुई जहां वह चीजों को ठीक करने की कोशिश करने के लिए ज्यादातर हर दूसरे दिन वाशिंगटन के लिए उड़ान भरता था। हालांकि साथ ही कंपनी ने ग्राहकों की सभी मांगों को पूरा करने के लिए और विस्तार किया, लेकिन मुद्राओं में उतार चढ़ाव और उच्च श्रम लागत के कारण आखिरकार चीन के बारे में सोचने का समय आ गया। अध्याय 19 1980। फेड्स के खिलाफ लड़ने के लिए फिल और उनके सहयोगियों ने एक योजना तैयार की। उन्होंने वन लाइन नाम से एक नया जूता जारी किया, लेकिन यह दूसरों की तुलना में बहुत सस्ता था, जिसका मतलब था कि इसकी कीमत का उपयोग आयात शुल्क तय करने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक टीवी विज्ञापन जारी किया जिसमें सरकार के अत्याचारों के बारे में बताया गया था, जो ओरेगॉन की एक छोटी सी कंपनी को व्यवसाय से बाहर करने की कोशिश कर रही थी। ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए उन्होंने $25 मिलियन का मुकदमा भी दायर किया और आरोप लगाया कि उनके प्रतिस्पर्धी उन्हें बाहर निकालने की साजिश रच रहे हैं। आखिरकार चीजें फिल के पक्ष में बदलने लगीं और उन्हें समझौते की पेशकश की गई।
मामला तब शांत हुआ जब फिल ने उन्हें $9 मिलियन का चेक दिया। 2 दिसंबर 1980 को कंपनी अंततः सार्वजनिक हो गई।